तो पत्ते नहीं खोल रहे, लेकिन अजय जी सही मायने में दिवाली तो जेजेपी मना रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखा जाए तो ये अपने आप में कई बातों का सूचकांक है। सबसे पहले तो ये कि जाट ने अपने पूरे समुदाय के तौर पर अपने वर्चस्व को एक बार फिर सामने रखने की कोशिश की है। हम लोग जाट पॉलिटिक्स को एक तरह से राइट ऑफ कर रहे थे 2014 और यहां तक कि 2019 के लोकसभा के चुनाव के बाद। और उसके बाद अगर हम हरियाणा की ही बात करें तो जरा सोचिए, अगर 2 महीने में हुडा ये कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है अगर कांग्रेस आला कमान ने पहले तय कर लिया होता तो शायद तस्वीर कुछ अलग ही दिखाई दे सकती थी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दिन तक ये मान रही थी कि कम से कम 70, वर्स्ट केस सिनारियो 70, बीजेपी के तमाम नेताओं से जब बात होती थी तो कोई भी व्यक्ति 70 के नीचे बात करने को तैयार नहीं था। यहां तक कि अनिल जैन जो कि महासचिव हैं, उन्होंने भी स्पष्ट तौर से कहा था कि किसी भी कीमत पर 70 से 1 सीट कम नहीं। अगर आज 40-45 के फेर में भारतीय जनता पार्टी है तो शायद अमित शाह जी और अनिल जैन जी के बीच में काफी सारी बातचीत होगी, जिसका बाद में ब्यौरा निकल कर आएगा कि आखिरकार क्या स्थिति बन रही है। मनोज यादव जी भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। मनोज यादव जी, आपके जो सुर बदले बदले अब दिखाई दे रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला सोच समझकर समझदारी से बातचीत करेंगे, वो बड़े समझदार नेता हैं। एक ऐसे व्यक्ति को जिसे आप लोग पूरी तरीके से राइट ऑफ कर चुके थे, आज वो समझदार कैसे दिख रहा है आपको? देखिए, अभी आप समय का इंतजार कीजिए। निश्चित रूप से मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। 2013 आपको छत्तीसगढ़ याद होगा। छत्तीसगढ़ में 1 बजे तक का समय था, 1 बजे का समय था। 31 से 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी के रुझानों में चल रही थी, लेकिन उसके बाद में परिस्थिति बदली और भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई। एक तो ये आपको उदाहरण दे देता हूं। तो अभी अंतिम परिणाम आने दीजिए, अभी थोड़ा धैर्य रखिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार वहां पर बना रही है और पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार। लेकिन आपने जवाब नहीं दिया अजय जी के सवाल का। उन्होंने कहा लग कैसे रहे हैं, समझदार लग रहे हैं। दुष्यंत चौटाला अचानक अच्छे लगने लगे। फरमान जारी हुआ है ना आप लोगों को एक कि कुछ ना कहा जाए जेजेपी के लिए, चाहे चालू है, थोड़ा नरमी बरतें। देखिए, मेरे पास तो ऐसी कोई सूचना आई नहीं है। ये मीडिया के हवाले से ही मैं आपके माध्यम से सुन पा रहा हूं कि ऐसा कोई फरमान हमने जारी किया है। ये मुझे कतई नहीं पता है, ना मेरे पास व्यक्तिगत कोई सूचना मिली है और ना ही कहीं वहां से ऊपर से कोई ऐसा पार्टी ने कोई संदेश दिया है। ये आप मीडिया के माध्यम से मैं सब बातें सुन रहा हूं, तो मैं इसको कैसे स्वीकार कर लूं? कोई बात नहीं मनोज जी, आजकल हमने आदत हो गई है। कांग्रेस के कई नेता भी कहते हैं कि मीडिया बहुत कुछ कर रही है, आप भी कह रहे हैं, अच्छी बात है, इसका मतलब हम सही काम कर रहे हैं। शोभा ओझा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शोभा जी, जिस तरह का प्रदर्शन अभी हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है, यहाँ तक कि जो प्रदर्शन अभी महाराष्ट्र में है, ये तो नहीं कह सकती कि बड़ा उत्साहवर्धक है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से कांग्रेस का परफॉर्मेंस है, अगर आप लोगों ने वाकई में मेहनत की होती तो आज शायद आप किसी अलग स्तर पर बातचीत कर रही होती। क्या आपको नहीं लगता? देखिए, मैं इसको मानने में बिल्कुल भी हिचक नहीं रखती कि हाँ हमारा संगठन कमजोर है। संगठन अगर वाकई ताकतवर होता, संगठन अपनी जगह पे होता, तो मैं समझती हूँ दोनों ही, हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों ही जगह हम जीतते और आज परिस्थिति बिल्कुल अलग होती। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मोह भंग हो चुका है। जिस तरह से लोग बेरोजगार हुए हैं और बैंकें डूबने की शुरुआत हो चुकी है, लोग लगातार बीजेपी को नकार रहे हैं और ये समय है, मैं समझती हूँ कांग्रेस को अपना संगठन सुधारना चाहिए और एक स्ट्रांग विकल्प के रूप में खड़ा होना चाहिए। जनता हमें चुनना चाह रही है, जनता बीजेपी को नकार रही है। शोभा जी, मैंने हमेशा आपको एक बेबाक नेता के तौर पर ही देखा। मैं बड़ा सीधा सवाल आपके सामने रखता हूँ, जरा ये बताइए कि कांग्रेस इस बात का इंतजार कर रही है कि जनता आंदोलन करती हुई सड़क पर उतरे और उसके बाद पेड़ से गिरे सेब की तरह आप उसे लपक कर कहें कि हाँ कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है? आप जनता के बीच से गायब क्यों हो गए? किसने आपको जनता के बीच से गायब होने के लिए कहा? ये आपकी पार्टी का खुद का है। आपकी पार्टी पूरी तरीके से बिखरी हुई, टूटी हुई और एक दूसरे के साथ भिड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये तो सिर्फ आपका किया धरा है। जनता को तो विकल्प चाहिए था, आप दे नहीं पा रहे। नहीं, देखिए, मैंने जैसे कहा शुरुआत में, मैंने कहा मैं मानती हूँ कि कमजोरी हमारी तरफ से रही है, पर मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि हम बिखरे हुए हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से मेहनत हुई थी 2018 के लोकसभा में, उसके बाद फिर जो परिस्थितियां खड़ी हुई तो पार्टी काफी डिमोरलाइज थी। आदरणीय राहुल जी
ने रिजाइन किया और हमारे कार्यकर्ता नहीं चाहते थे कि राहुल जी रिजाइन करें, क्योंकि सब जान रहे थे कि राहुल जी ने कितनी मेहनत करी, राहुल जी ने किस तरह से हेड ऑन लिया नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, बीजेपी की जो कार्यशैली है उसको। यहाँ तो राहुल गांधी की मेहनत नहीं है ना, यहाँ तो क्लियर कट अगर हम देखें तो यहाँ पर तो हुड्डा की मेहनत है। देखिए, हुड्डा जी हो चाहे किसी भी प्रदेश के नेता हो, नेतृत्व गांधी परिवार का है, सोनिया जी का नेतृत्व है, राहुल जी की मतलब अभी भी आप ये कह रहे हैं कि ये गांधी परिवार, हम ये नहीं कह सकते कि ओवरनाइट कोई एक व्यक्ति के मेहनत से नहीं, ये एक टीम वर्क होता है। मुझे लगता है कि हमें छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़ा नेता हो, वो मुझे अच्छा लगा कि जब सबका आपने इनपुट आता है, सबकी मेहनत रहती है, तभी संगठन में सुधार की जरूरत है। लेकिन अब थोड़ा सा अब आप कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी, मतलब अगर क्रेडिट लेने की बारी आई तो गांधी परिवार, और जहां हार की जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो वहां पर ये कलेक्टिव। राहुल देव जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? शोभा जी ठीक कह रही है कि कांग्रेस में एक व्यक्ति से कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक परिवार से होता है, इतना ही अंतर है। लेकिन राहुल जी, जाहिर सी बात है, शोभा जी से हम और बात करेंगे, लेकिन अगर मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूं, जिस तरह से आज कांग्रेस ये मान रही है कि हम टूटे हैं, हम बिखरे हैं, लेकिन जो हो रहा है वो राहुल जी या गांधी परिवार की वजह से हो रहा है, यही परिवारवाद क्या कांग्रेस की सबसे बड़ी खामी नहीं है आज? क्या यही परिवारवाद आज कांग्रेस को उस गड्ढे में नहीं ले जा पाई है जिसकी वजह से आज कांग्रेस को कोई पसंद करने को तैयार नहीं होता? अजय, कांग्रेस एक ऐसी अभूतपूर्व स्थिति में है कि जहां जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही दरअसल उसकी सबसे बड़ी शक्ति भी है। जी, ये परिवार पर निर्भरता और गांधी परिवार की बैसाखी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, जो उसको अपने पैरों पर खड़ा होने नहीं दे रही। लेकिन यही गांधी परिवार सबसे बड़ा सीमेंट भी है, गोंद है, जिसके कारण कांग्रेस एक बनी हुई है, और ये हट जाएगी शायद गोंद तो ये बिखर जाएगी पार्टी। अब तो एक भी नहीं ये है। कांग्रेस के सामने एक अस्तित्व मूलक यक्ष प्रश्न खड़ा है जी। उसको ये तय करना है कि वो तुरंत फैसले नतीजे देने वाला रास्ता चुनेगा या लंबी दूरी की संघर्ष वाली विकल्प को चुनती है। ये कांग्रेस को तय करना है। अगर उसको लंबी लड़ाई लड़नी है और फिर पुनर्जीवित अपने को करना है तो वो ऊपर फूलों और पत्तियों को बदलने से नहीं होगा, वो जड़ों को बदलने से होगा। तो वो एक बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत धैर्य मांगती है, और वो सत्ता के मोह को छोड़कर अपने को दोबारा खड़ा करने की हिम्मत मांगती है। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें है। ये जो अभी ये मैंडेट मतलब या ये जो फिगर हम देख पा रहे हैं अभी, क्या ये कुछ असर डालेगी? क्योंकि वहां पर भी तो भले ही चाहे आप कुछ करते यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये भी आपको एक ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पर आ जाता है कि अच्छा ठीक है, थोड़ा तो हमने कर लिया तो मतलब ठीक है, मतलब थोड़े में ही काफी है। नहीं, काफ़ी होता तो ये नतीजे ज़्यादा हमको दिखते हैं, लेकिन कहीं कुछ नतीजे आ जाएं। देखिए, कई चीज़ें आप देखिए कि 3 राज्यों में कांग्रेस ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया और अप्रत्याशित रूप से सरकार बना ली। इसका मतलब क्या है कि राज्यों में विपक्ष का एक शून्य जो नज़र आ रहा था वो लोगों ने भरना चाहा, लोगों ने उसको भरा जहां जहां उसको लगा। हरियाणा के परिणाम भी ये बता रहे हैं कि जहां पर उसको कांग्रेस के भीतर यानी विपक्ष के भीतर एक मजबूत नेतृत्व वाली क्षमता वाला एक व्यक्ति दिखा, एक चेहरा दिखा, उसने उसको उसकी ओर कदम बढ़ाए हैं जनता ने। जनता या लोकतंत्र शून्य नहीं पसंद करता, प्रकृति भी नहीं कर सकती, लेकिन जब केंद्रीय स्तर की बात आती है, जब लोकसभा चुनाव की बात आती है, तो वहां पर आप पाएंगे कि लोग आखिर नरेंद्र मोदी के सामने कौन सा चेहरा, तो वहां पर शून्य था। तो ये केंद्र और राज्यों के जो 2 अलग अलग परिणाम हमको दिखाई देते हैं, उसमें ये देखना पड़ेगा। आप महाराष्ट्र को भी देख लीजिए। महाराष्ट्र में बीजेपी के सामने एक फडणवीस के रूप में एक अच्छा नया युवा और लोकप्रिय चेहरा मौजूद था, उन्होंने उसको आगे रख के चुनाव लड़ा। कांग्रेस वहां पर आपस में लड़ रही थी, कांग्रेस और एनसीपी के बीच में कोई अच्छा ठीक से गठबंधन ठीक नहीं चल रहा था और कोई एक चेहरा नहीं था सामने। तो ये 2 अंतर हैं जो मैं सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल। हम जरा मनोज जी आपके पास, और पार्टी दोनों चाहिए। जी मनोज जी आपके पास आए, उससे पहले एक सवाल विनोद जी, राहुल जी जो अभी अपनी बात कर रहे हैं, अपनी दलील सामने रख रहे हैं, उसके आधार पर एक छोटा सा सवाल, क्या आपको लगता है कि गांधी परिवार अपने आप को वाकई में कांग्रेस पार्टी से जरा अलग कर ये सोच सकता है कि पार्टी को कैसे खड़ा किया जा सकता है? कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप सरपरस्त हैं तो आप ही पार्टी के कर्ता धर्ता भी बने रहें। आप सरपरस्त रह सकते हैं लेकिन पार्टी को एक नया स्वरूप दे सकते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी में इस तरह की सोच हो सकती है? अन्यथा
मान लिया जाए कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस शून्य है? देखिए, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि अमेरिका की जो रिपब्लिकन पार्टी है इट विल बी माइनस इवेंजेलिकल्स? क्या कभी आप सोच सकते हैं कि बीजेपी विल बी माइनस आरएसएस? ये राहुल ने जैसे खुद माना, गांधी परिवार इज एट वंस अ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी। और स्ट्रेंथ के लिहाज से ये पार्टी को एकजुट रखते हैं, पार्टी में स्प्लिट नहीं होता। इंदिरा गांधी के दौरान भी जब स्प्लिट हुआ तो जो असली कांग्रेस है वो इंदिरा कांग्रेस ही रही, बाकी लेकिन आपने आरएसएस और बीजेपी का एक हवाला दिया। आरएसएस मैं कुछ और कह रहा हूं, और भी सुनिए। देखिए, मैं वंशवाद के, परिवारवाद के पक्ष में नहीं हूं जी, लेकिन मेरी एक प्रैक्टिकल थिंकिंग है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है कि जहां जहां डेमोक्रेटिक डायनेस्टीज हैं, वहां जो इलेक्शन लड़के डायनेस्टीज हैं, वो सिर्फ हमारे देश में नहीं है। देखिए, मैं सिर्फ एक, खैर चलिए, मैं इस बहस को हम आगे रखेंगे।